स्वागत है, वेलकम है काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में। हमने सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जेनेटिक्स के पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को हमने कंप्लीट करा है। ह्यूमंस हमारा अभी बचा हुआ है। और हम बात करते हैं 12th क्लास के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी को भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि व्हाट इज बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस इन एनिमल रेस्पेक्ट एंड प्लांट रेस्पेक्ट एंड फॉर सोसाइटी कि बायोटेक की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास मेनली कि बायोटेक के जो पोर्शंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन पे रहेगी कि बायोटेक के जो क्वेश्चंस हैं उन पर आज की हमारी क्लास रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू व्यूज डज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कंपास। से दो व्यूज क्या हैं जिनके ऊपर बायोटेक की डेफिनेशन बहस है, डिपेंड करती है। तो हमने भी बायोटेक की बात करी थी, तो हमने बायोटेक की दो ब्रांचेस की बात करी थी, मॉडर्न बायोटेक और एंशिएंट बायोटेक। हमने बायोटेक की दो ब्रांचेस की बात करी थी। फर्स्ट हमारी थी एंशिएंट बायोटेक, देन मॉडर्न बायोटेक। हमने इन दोनों की बात करी थी। हमने ना ही मेडिकल बायोटेक की बात करी थी, ना ही हमने एग्रीकल्चर बायोटेक की बात करी थी। एग्रीकल्चर बायोटेक की कहाँ बात करी थी? जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे थे, हमने बात करी थी। और मेडिकल बायोटेक की हमने जो बात कहाँ करती है, जहाँ पर हम बायोटेक के मेडिसिनल यूज की बात कर रहे थे कि बायोटेक की हेल्प से हम कौन कौन से एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन से विटामिन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन से हार्मोन्स का और कौन से केमिकल्स का, कौन सी ड्रग्स का। तो इनको हमने वहां डिस्कवर किया था, वहां इनको स्टडी किया था। इनको हमने वहां स्टडी किया था। ग्रीन बायोटेक एंड एनिमल बायोटेक को हमने डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर हमने जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा बी, रेडिएशन बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी रहेगा। यहाँ पे हमारा आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की बताई थी कि उन्होंने बायोटेक की क्या एप्लीकेशन दी थी और हमने बायोटेक की क्या एप्लीकेशन थी, ये हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। EFB, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी को आपको याद रखना है कि इन्होंने बायोटेक की क्या एप्लीकेशन दिया था। मैंने बताया भी था ये पॉइंट आपको कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। चाहे वो एग्जाम आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन आता है। तो ये आपकी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक की जो डेफिनेशन इन्होंने डिस्क्राइब करी थी, प्रोवाइड करी थी, वो थी द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इन पॉइंट को हमने डिस्कस नहीं करा था। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस
ये पुणे में है। यहाँ पर सेल के कंप्लीट सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, सेल साइटोलॉजी पे स्टडी होती है और स्टडी होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारी कोरोना की जो अभी दवाई डिस्कवर हुई थी उनमें भी इनका रोल है। जो हमारे पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ इनका भी कुछ सहयोग था। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नेक्स्ट। द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनका यूज हम बायोटेक में करते हैं? भाई रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस हैं, क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अगर हमें किसी चीज की बर्थ करनी होती है तो हम मॉडर्न बायोटेक में क्या यूज करते हैं? तो हम यहाँ यूज क्या करते हैं? क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल बायोटेक, ये तो सिर्फ हमारी बायोटेक की ब्रांचेस है। ये क्या है हमारा? ये सिर्फ बायोटेक की ब्रांचेस हैं। ये हमारी बायोटेक की वो ब्रांचेस है जिनका हम बायोटेक की स्टडी करने के लिए यूज कर रहे हैं। बट अगर हमें कभी बर्थ करनी होती है या बायोटेक में हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें किन चीजों को यूज करना होता है, किन ब्रांचेस को, किन टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम बात करें टू टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स कौन कौन सी? तो हमने जो बात करी थी, चाहे प्लांट टिश्यू कल्चर हो, हमने बात करी थी, चाहे वो आपका और प्लांट टिश्यू कल्चर हो, चाहे वो आपका एनिमल टिश्यू कल्चर हो, ये आपका जब हम माइक्रोबियल कल्चर की बात कर रहे थे तो हमने एक बात करी थी कि जब भी हमें इन्हें चेंज करना है, इन्हें हमें ग्रो करना है, चेंज करना है, तो हमें इन विट्रो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। और इन विट्रो कंडीशन के साथ साथ हमने बात करी थी इनके जीन्स की, इनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन की बात करी थी हमने। जेनेटिक मैनिपुलेशन के अलावा हमने बात करी थी जब हम इन्हें कल्चर कर रहे हैं तो हमें वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टामिनेशन नहीं चाहिए। तो हमें वहां पे क्या चाहिए? एक स्टेराइल एनवायरनमेंट या मीडियम। तो यहाँ पर जो टू कोर टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज करते हैं वो हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेराइल एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमारा आंसर डी रहेगा। यहाँ पर हमारा आंसर डी रहेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक का प्रोडक्ट क्या है? इनमें से बायोटेक का प्रोडक्ट क्या है? स्किन? नहीं भाई, स्किन बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स? बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन हो सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बैक्टीरिया? बिल्कुल नहीं है। बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं, प्लांट्स को हम यूज करते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज भी है और हमारे एज ए रिएक्टेंट, इनको हम एज ए रिएक्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। एज ए हम इन्हें रिएक्टेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं, जैसे हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं किसी भी सेल के कल्चर के लिए, बैक्टीरियल कल्चर के लिए, या इसे हम प्लाज्मिड के तौर पर यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल को। किसी भी एंजाइम एंड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं। प्लांट को हम प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने डिफरेंट वेरिएंट्स फॉर्मेशन में प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने यूज किया था, माइक्रो प्रोपगेशन में हमने यूज किया था। इसकी भी हमने बात नहीं करी थी
बट यहाँ पे जो बायोटेक का प्रोडक्ट है वो हमारे क्या है, वैक्सीन है, और वो भी हमारी कौन सी है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है हमारे, वो बायोटेक के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ fill in the blank, overcome the limitation of traditional hybridization procedure। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि ओवरकम करती है लिमिटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को? जो ट्रेडिशनल हमारी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है उसकी लिमिटेशन को कम करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टू डिफरेंट सेल लेते हैं, देन उनको कंबाइन करते हैं, या उनके द्वारा हम यहाँ पर हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन करेंगे। और वही चीज हम कहाँ पे करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। वही चीज हम कहाँ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जीन्स में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जीन्स को हम, जो भी जीन हमें रिक्वायर होता है उस जीन को हम इंसर्ट करते हैं, और जो जीन हमें रिक्वायर नहीं होता, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं, जिसकी हमें नीड नहीं है, जो हमारा टारगेट नहीं है, उसको हम रिमूव कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पे हमारा आंसर सी रहेगा, दोनों जगह हमारा आंसर सी रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आपने हाइब्रिड फॉर्मेशन में देखी होगी, हाइब्रिड फॉर्मेशन में देखी होगी। इस प्रोसेस में डिस्कस करा है हाइब्रिड फॉर्मेशन, और हाइब्रिड फॉर्मेशन में जहां पर हमने हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन किया था। इम्यूनोलॉजी में हम, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम की जो भी सेल्स है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे हमारे जो इम्यूनोग्लोबिन है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, इनके बारे में, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मैक्रोफेज, इनको डिस्कस करेंगे जब हम इम्यूनोलॉजी को स्टडी करेंगे। और सेल बायोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं इस सेल की कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What initiate the replication in DNA? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, को पता होगा इसका आंसर। भाई डीएनए लाइगेज जो होता है वो रेप्लिकेशन हेल्प बिल्कुल ही करता है। डीएनए लाइगेज जो होता है वो क्या करता है, लाइगेशन में काम करता है, मतलब डीएनए को क्या करता है, जोड़ने में हेल्प करता है। डीएनए को, जो डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन फ्रेगमेंट को क्या करता है, जोड़ता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ये डीएनए के मदर ग्रुप पर, डीएनए की जो मदर ग्रुप होती है वहां प्रेजेंट होते हैं। और इस हिस्टोन प्रोटीन में हमारे पास आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स होते हैं जो डीएनए को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जो डीएनए पे प्रेजेंट फॉस्फेट के कारण जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रल करते हैं। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमारे डीएनए के पास क्या कोई भी चार्जेस नहीं होता। टर्मिनेशन सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो टर्मिनेशन सीक्वेंस जब हम प्रोटीन सीक्वेंस की, प्रोटीन कटिंग की बात करते हैं तो वहां बात करेंगे, या फिर जो आपने देखा होगा जब हम डीएनए को जब टर्मिनल एंड से कट करते हैं तो जो वहां पे सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन, सॉरी इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस। या इसके अलावा जब जिस सीक्वेंस पर डीएनए को हम कट करते हैं जिस एंड पर, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है इनमें से जो इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन, वो होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है, is an autonomously replicating circular extra chromosomal DNA।
तो ये बिल्कुल किसका कैरेक्टर है? ऑटोनॉमसली है, रेप्लिकेटिंग है और सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये सारे जो फीचर्स है, सारे फीचर्स किसके मिल रहे हैं? ये सारे फीचर्स आपको प्लाज्मिड के मिल रहे हैं। तो बिल्कुल डेफिनेशन से प्लाज्मिड की जो डेफिनेशन है उससे उठ के आ रहा है। और प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड आपका बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होता है। ये सारे फीचर्स हैं किसके हैं? प्लाज्मिड के। तो देखिए प्लाज्मिड कहाँ पर है? बैक्टीरिया नहीं, नाइट्रोजन बेस नहीं, आरएनए बिल्कुल प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरियल सेल में खुद के पास होता है, और जो प्लाज्मिड होता है उसे हमने क्या कहा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जो एज ए व्हीकल काम करता है। और इसके पास क्या होता है? वाई साइट होती है, वाई साइट प्रेजेंट होती है, वाई सी इसे हम बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो इसको सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस में लेके जाता है। Plasmid DNA act as dash to transfer the pieces of DNA attached to it into the host organism। तो भाई प्लाज्मिड के पास क्या होता है? कुछ साइट्स होती हैं, कुछ क्लीवेज साइट्स, कुछ साइट्स प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड के पास, जिन पर क्या करता है? वो फॉरेन डीएनए को, टारगेट डीएनए को अटैच करता है और होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? ऐसा प्लाज्मिड किस तौर पे वर्क करता है? ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? तो हमने ये भी बताया था जो हमारा प्लाज्मिड होता है वो एज ए व्हीकल होता है। हमारा जो प्लाज्मिड होता है क्या होता है? एज ए व्हीकल। और इसीलिए हमने प्लाज्मिड को क्या कहा है? वेक्टर। बिल्कुल डेफिनेशन आ रहे हैं। इसका आंसर हमारा सी होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। मैकिंग मल्टीपल कॉपीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। तो मैकिंग यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज का हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं डिजायर्ड डीएनए टेम्पलेट की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब मल्टीपल कॉपीज का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कॉपी नंबर ज्यादा चाहिए हमें। तो कॉपी नंबर की क्या है? हमें कॉपी नंबर की यहाँ पर क्या है? ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था जब हम प्लाज्मिड या वेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जो हमारे वेक्टर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, राइट? एक होता है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर और दूसरा हमारे पास होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? एक्सप्रेशन वेक्टर। और जब हम एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करते हैं तो किसी जीन का, किसी प्रोटीन का क्या कर रहा होता है? एक्सप्रेशन कर रहा होता है। और जब हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं तो ये क्या करता है? यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन करता है कि कॉपी नंबर जो इसके कॉपी नंबर ज्यादा होते हैं उनका क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। और सारी कॉपीज कैसी होती है? एक जैसी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं पहले बता चुका हूं। कॉलोनीज ऑफ क्लोन्स क्या कहलाती हैं? कॉलोनीज ऑफ क्लोन्स क्या कहलाती हैं? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉलोनीज ऑफ क्लोन्स क्या कहलाती हैं? नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्लाज्मिड वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किस ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मिड को हमने यूज किया था? तो हम यहाँ बताएंगे। इसका आंसर हमारा होगा साल्मोनेला टेम्पिम्यूरियम। स्टैनले एंड कोहेन ने
डिस्कवर किया था, फॉर्म किया था, जिसको हमने जब बायोटेक जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ इन पॉइंट्स को हम देख रहे थे, वहाँ इन पॉइंट्स को हमने स्टडी किया था। बिल्कुल डेफिनेशन से बिल्कुल चैप्टर के इनिशियल पॉइंट ये स्टार्ट हो चुके हैं और इनिशियल पॉइंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट उठ के। और एनसीईआरटी के बिल्कुल ये लाइन है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में या फिर जो हमने टॉपिक कवर करे हैं ना, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन टॉपिक से अलग नहीं है, उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हिच ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट restriction enzyme isolated, from which organism was first restriction enzyme isolated। तो हमने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की बात करी थी, पॉइंट याद करो, तो हमने बताया था कि उनके पास क्या होते हैं, उन बैक्टीरियल सेल के पास 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कि वो अपने सेल्फ डीएनए को पहचानते हैं वायरस सेल से अटैक होने से बचाने के लिए। अगर किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो खुद के डीएनए को बचाने के लिए उनके पास 2 तरह के मैकेनिज्म होती हैं। फर्स्ट वो रिकॉग्नाइज करते हैं, सेकंड उनके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकंड उनके पास क्या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो रिकॉग्नाइज कर रहा है वो कटिंग भी करेगा क्योंकि पहचान लेगा कि वो अपना नहीं है, अपना नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां प्रॉपर्टीज होती हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हमने कहां करी थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हमने ई कोलाई एस्केरिशिया कोलाई में करी थी, ई कोलाई एस्केरिशिया कोलाई में करी थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए रहेगा। और जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो हमारा बना था साल्मोनेला टाइफीमुरियम। चलिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हम फिर डिस्कस करते हैं। राइट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किन्होंने करा था, सिंपल सी बात है, इसमें से नथान्स में डिस्कस करा था। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरस, जस्ट डिस्कस करके निकले। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंट वायरल डीएनए विद, अभी डिस्कस किया था जस्ट कुछ देर पहले, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, हेल्प से क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं और वायरल डीएनए को कट करते हैं, या वायरस को या वायरल डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं और उसको फ्रेगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। या उसको कट करने का क्या होता है, वायरल डीएनए को जब वो कट करते हैं तो ये डीएनए क्या होता है, फ्रेगमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस डीएनए के वहां पे छोटे छोटे पार्ट्स जो बन रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस बन रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। स्मॉल पीसेस को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। स्मॉल पीसेस को या स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्लिनो फ्रैगमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो फ्रैगमेंट्स हैं ये एक तरह के आपके प्रोटीन फ्रैगमेंट्स होते हैं, जिन्हें जब हम प्रोटीन को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से कट करते हैं तो ये उस समय फॉर्म होते हैं, उस समय प्रोड्यूस होते हैं। तो कैल्नियो फ्रैगमेंट ये प्रोटीन फ्रैगमेंट होते हैं, ये प्रोटीन पार्टिकल या उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं। जब हम बैक्टीरियल सेल को या फिर इनके डीएनए को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से क्लीव करते हैं तो ये वहां पे फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक भी क्वेश्चन पूरा आराम से आज, क्वेश्चन नंबर 3 तक जो क्वेश्चन थे हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट ऐसे ही आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जो हम देखते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग को हमने डिस्कस नहीं करा था। सदर्न ब्लॉटिंग हमने सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस किया था। तो सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, इसको हम जब हम ब्लॉटिंग को देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। सदर्न ब्लॉटिंग हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग जब डिस्कस करेंगे तो इनको वहां देखेंगे, बट फिर भी इसको बता देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग क्या है। सदर्न ब्लॉटिंग का जो आंसर रहेगा वो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टू इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल
फ्रॉम सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है सडन ब्लोटिंग में, जो डीएनए सैंपल हम ले रहे हैं, जो डीएनए सैंपल हमने लिया है, वो डीएनए सैंपल को जब हम इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में रन करवाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में जो डीएनए को हमने रन करवाया, डीएनए के क्या होते हैं, जो फ्रेगमेंट होते हैं अपने चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। उन डीएनए फ्रेगमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगार जेल से या अगार प्लेट से हटाकर एक सेलुलोज की मेम्ब्रेन या फिल्टर पर हम क्या करते हैं, सेलुलोज मेम्ब्रेन या फिल्टर पर हम इसे लेते हैं। तो उसे वहां से क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सडन ब्लोटिंग। यहाँ पे हमारा आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है एलाइजा। एलाइजा एक हमने बात कर थी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, हम कोई सबस्ट्रेट यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक कलर प्रोडक्ट में, जो कि एक तरह की क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जिसकी हम कुछ डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, जैसे कि एड्स, टीबी एटसेट्रा। नेक्स्ट है गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जब हमने राइस की वैरायटी की बात करी थी तो वहां पे इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आंसर है बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन। इनको हमने गोल्डन राइस में इन जीन्स को डाला था, और राइस की हमने यहाँ पर क्या न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन करा था। जो राइस की हमने यहाँ पे न्यू वैरायटी को फॉर्म किया था उसे हमने यहाँ पे कहा है गोल्डन राइस। और ये काम हमारे इन्होंने किया था एमएस स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट है द डीएनए फ्रैगमेंट है स्टिकी एंड ड्यू टू। भाई डीएनए फ्रैगमेंट से स्टिकी एंड की हम बात कर रहे थे, कहाँ बनते हैं, जब हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कैल्शियम आयन फ्री मिथाइलेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बट यहाँ पे क्या होता है, जब एंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर इनमें नाइट्रोजन बेस पेयर्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सॉरी, जो हाइड्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं, इनमें हमारे पास यहाँ क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर्स। भाई यहाँ पर क्या है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इनकी जो बेस पेयरिंग हो रही है, ये बेस पेयरिंग टूट जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए फ्रैगमेंट का जो फॉर्मेशन हो रहा है स्टिकी एंड बनने के कारण, वो क्यों हो रहा है, अनपेयर्ड ऑफ बेसेस होने के कारण, यहाँ पे बेस पेयरिंग के टूटने के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर अगर बेस पेयरिंग बनी रहती है तो डीएनए में किसी प्रकार का कोई भी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी तरह का कोई स्टिकी एंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट अगर डीएनए में स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हो रहा है और डीएनए फ्रैगमेंट बन रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इनके अंदर बेस पेयरिंग टूट रही है, वहां पे इनमें बेस पेयरिंग टूट रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। Plasmid are used as cloning vector for which of the following reason? तो प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्यों यूज करते हैं? कैन बी मल्टीप्लाई इन कल्चर, में मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं। सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल बिल्कुल हो सकता है। कैन बी मल्टीप्लाई इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम बिल्कुल भी होते हैं बट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल नहीं, बैक्टीरियल सेल के आउटसाइड ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता।
यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके पास क्या होता है, जब हमने वेक्टर की या प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को हमने देखा था तो इसके पास ओराइसी साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराइसी वही जो बैक्टीरियल हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओराइसी साइट है, इसे हमने क्या कहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की हेल्प से क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, बट कब करता है, जब इसको हम बैक्टीरियल सेल में वापस डालते हैं, किसी और सेल में डालते हैं। Human Genome Project was launched in the year 1990. 1990 में लॉन्च हुआ था। 1990 में लॉन्च हुआ था। और नेक्स्ट है, the vaccines prepared through recombinant DNA technology are। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से जो वैक्सीन बनाई जाती है वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, वो टेक्निक है आपकी। अभी हम कुछ देर पहले इसको डिस्कस किया था हमने, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये वैक्सीन एक बायोटेक प्रोडक्ट है, और कौन सी जनरेशन के वैक्सीन है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 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 जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वहीं से उठकर आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल, which is the genetically modified crop। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी, जैसे कैरल कॉटन ब्रिंजल की बात करी थी हमने, इनको क्या बनाया था, इंसेक्टिसाइडल प्लांट का हमने इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट प्लांट का जब हमने फॉर्मेशन करना चाहा तो वहां पे हमने क्या करा था, बैसिलस thuringiensis के जीन्स को आइसोलेट कर वहां पर हमने एक प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जो कि इंसेक्ट की गट में जाता है और एल्केलाइन पीएच पर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट को किल कर देता है। तो बिल्कुल बीटी कॉटन भी एक आपका क्या है, जीएमसी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सॉरी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये क्या है आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, बिल्कुल है। गोल्डन राइस, ये भी आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, क्योंकि यहाँ पर हमने बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन जीन्स को डाला था जो कि विटामिन ए के सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, ऑल। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन और बिल्कुल डेफिनेशन से। पीसीआर टेक्निक को इन्वेंट किन्होंने किया था, इन्वेंटेड बाय, पीसीआर टेक्निक की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और डिस्कवरी इन्वेंट किया था कैरी मुलिस। किन्होंने किया था, कैरी मुलिस। ये वही पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, The first transgenic plant to be produced is, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन देखो, आंसर टिक, टोबैको is the first transgenic plant to be produced। नेक्स्ट आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प्स इन, जब हमने आरएनए एआई टेक्निक को डिस्कस किया था, या देखा था कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होता है। ये एक यूकैरियोटिक सेल्स में डिफेंस मैकेनिज्म होती है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट हमने बताया था।
और इन पॉइंट को तो हमने डिस्कस करा ही नहीं था आरएनए में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? एज अ सेल डिफेंस टेक्निक। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। जब हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को देखा था तो वहां पर हमने कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या काम करती है, कि ये यूकैरियोटिक सेल्स को सभी यूकैरियोटिक सेल्स को क्या करती है, उनमें डिफेंस प्रोवाइड करती है। ये डिफेंस मैकेनिज्म होती है। और इसका यूज हमने कहाँ किया था? इसका यूज हमने किया था पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस प्लांट फॉर्मेशन और इसकी स्टडी हमने कहाँ करी थी? टोबैको प्लांट में। स्टडी कहाँ करी थी हमने? टोबैको प्लांट के रूट में। जब एक पेस्ट का क्या होता है, नेमेटोड्स का इन्फेक्शन होता है, तो नेमेटोड कौन सा था? कौन सी इनकॉग्निशिया था वो बताओ। तो उस नेमेटोड का भी आपको नाम बताना है। वो नेमेटोड कौन था? इस नेमेटोड को हमने डिस्कस किया था। वो नेमेटोड कौन सा था जो प्लांट की कहाँ रूट पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is quality of improved transgenic basmati rice? तो बासमती राइस के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। बासमती राइस जो है आपकी ट्रांसजेनिक क्रॉप भी है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट क्रॉप भी है। जो आपकी बासमती राइस है ये आपकी ट्रांसजेनिक क्रॉप, जेनेटिक इंप्रूवमेंट क्रॉप है। तो इसमें हमने क्या यूज किया था? बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन। क्यों यूज किया था? क्योंकि एक तो हमें हाई यील्ड दे दें, हाई यील्ड के साथ साथ ये विटामिन ए से रिच हो, इसलिए तो हमने इसके जीन को यूज किया था। बिल्कुल, ऑप्शन देखो, आंसर लगाओ। और बासमती की खुद की खास बात है कि क्या है, इसका खुद का एक एरोमा होता है, खुद का एक क्या होता है? फ्लेवर होता है। खुद का एरोमा होता है, खुद का एक फ्लेवर होता है। इसीलिए तो भाई इस चीज को हमने काफी और इम्प्रूव किया था। गिव हाई यील्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। नो आ गया तो ये आंसर तो हो नहीं सकता था इसका। डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ हार्मोन। नहीं भाई, बिल्कुल तुमको जरूरत होती। प्लांट सेल है तो ग्रो करने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड डिजीज। नहीं भाई, ये नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा बी। गिव हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए। नेक्स्ट, the first clinical application of gene therapy over a 4-year-old girl was for। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ गया है। एडीए जीन। जब हमने एडीए जीन की बात करी थी, क्योंकि क्या है, एडेनोसाइन डीएमिनेस डेफिशिएंसी। जब हमने इसकी बात करी थी, एडेनोसिन डीएमिनेस डेफिशिएंसी की जब हमने बात करी थी टी सेल मैच्योरेशन में, तो ये वही पॉइंट है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए। इसका आंसर रहेगा ए। Excision and insertion of a gene is called। Excision and insertion of a gene is called। भाई हमें एक जीन को इंसर्ट करना हो और एक जीन को हमें आउट करना है। इंसर्ट मतलब इन करना है, जीन को इन करना है और जीन को आउट करना है। एक्सीजन एंड इंसर्शन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड। ये प्रोसेस हम कहाँ करते हैं? बायोटेक में करते हैं। बिल्कुल। तो बायोटेक की यहाँ पे अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं दिया जाता तो बायोटेक करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग दिया हुआ है, तो आंसर हमारा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। और अगर यहाँ पर बायोटेक कहता है कि आरडीएनए टेक्निक, तो हमारा आंसर फिर आरडीएनए टेक्निक होता है। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ
पे हमारा आंसर रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। The expression of a transgene in the target tissue is identified भाई जो भी हम ट्रांसजीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है और उसको कौन आइडेंटिफाई करता है। तो हमने बात की थी वेक्टर्स की, और जब हमने बात की थी रिकॉम्बिनेंट्स की, जब हमने बात की ट्रांसजेनिक की, तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। उनमें रिपोर्टर्स होते हैं, उन्हें रिपोर्टर्स भी कहते हैं। तो हमारी आंसर रहेगा डी, वहाँ पर हमारा आंसर रहेगा डी। ट्रांसजीन एक फॉरेन जीन होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। प्रमोटर प्रमोट करता है, इनहांसर इनहांस करेगा, प्रमोटर जो डीएनए रेप्लिकेशन को प्रमोट करेगा, इनहांसर सेल इलोंगेशन में या किसी चीज को इनहांस करने में हेल्प करेगा। तो हमारे ये भी आंसर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी रहेगा। यहाँ पे हमारा आंसर डी रहेगा। तो रिपोर्टर मॉलिक्यूल से, रिपोर्टर्स की हेल्प से हम इनको क्या करते हैं, टिश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। Is used as vector for cloning into higher organism। तो क्या है जिसको हम, इस वेक्टर को हम क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, बट किन में, हायर ऑर्गेनिज्म। अगर हायर ऑर्गेनिज्म आ गया तो यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की। मेनली हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, यूकैरियोट्स की। अब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो हमने बात किसकी करी थी, रेट्रोवायरस की। किसकी बात करी, रेट्रोवायरस। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, which bacterium is used in the production of insulin by genetic engineering। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब हम इंसुलिन हार्मोन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इली लिली या आइली लिली जो अमेरिकन कंपनी है, उसने इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए किस बैक्टीरियल सेल को यूज किया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आंसर आपका, आंसर रहेगा आपका एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई। ई कोलाई की हेल्प से हमने इंसुलिन की जो हमारे पास ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके जीन को डिफरेंट बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड में सिंथेसिस किया था, या प्लाज्मिड की हेल्प से क्या करा था, बनाया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी रहेगा। तो ये बायोटेक के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए थे, जिनको हमने डिस्कस किया है। और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक से आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं टफ है, कोई घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है, कोई घुमा के नहीं आया। क्वेश्चंस और भी हैं यहाँ पे बायोटेक, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी डीप में आए हुए हैं बायोटेक के, जो थोड़े कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमारे पास डेफिनेशन से, डायरेक्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी है वहां से आए हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको हम एज ए केस स्टडी बना के स्टडी करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है जिनके ऊपर कुछ केस स्टडी होती है कि अगर कोई जीन नॉकआउट कर देते हैं तो क्या होगा, कोई नया जीन इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर जीन फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।